अगर मैं आपसे कहूं कि एक ही समय पर किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से दौड़ रही है, हम्म। लेकिन लेकिन उसी समय उसका जो कुल आकार है वो अचानक से सिकुड़कर छोटा हो गया है, हम्म। तो क्या ये मतलब गणित के हिसाब से ये मुमकिन है? सुनने में तो ये किसी पहेली जैसा लगता है ना। बिल्कुल। मतलब कोई भी सोचेगा कि ये कैसे हो सकता है। हाँ, और ये कोई सैद्धांतिक पहेली नहीं है। असल में ये भारत के नए आर्थिक आंकड़ों का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प विरोधाभास है। सही कहा। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी विरोधाभास को समझने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो सांख्यिकी मंत्रालय, जिसे मॉस्पी भी कहा जाता है, उसके द्वारा फरवरी 2026 के अंत में जारी की गई भारत की नई जीडीपी श्रृंखला के आंकड़े हैं। बिल्कुल, और ये आंकड़े सच में काफी चौंकाने वाले हैं। हाँ, तो हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है आज। हमें ये गहराई से समझना है कि जीडीपी गणना का जो आधार वर्ष है या बेस ईयर है, उसे 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने से हमारी अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर कैसे बदल गई है और ये नया नजरिया असल में क्या हकीकत बयां कर रहा है। देखिए, इस बदलाव को सिर्फ सांख्यिकी या नंबरों के नजरिए से देखना एक बहुत बड़ी भूल होगी। अच्छा, तो इसे कैसे देखना चाहिए? मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि ये एक नया चश्मा पहनने जैसा है। नया चश्मा? हाँ, मतलब जब हम पुरानी श्रृंखला का उपयोग कर रहे थे ना, हाँ। तो हम 2026 की आधुनिक डिजिटल रूप से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था को 2011 के बहुत ही धुंधले लेंस से देखने की कोशिश कर रहे थे। ओ, मतलब लेंस ही पुराना था हमारा। हाँ, बिल्कुल। नए आधार वर्ष ने हमें उस पुरानी धुन से बाहर निकाला है, जिसके कारण कुछ आंकड़े बहुत बेहतर हुए हैं। लेकिन साथ ही कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं जिन्होंने नीति निर्माताओं की चिंताएं काफी बढ़ा दी हैं। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर पुराना चश्मा हमें अर्थव्यवस्था की धुंधली तस्वीर दिखा रहा था, तो सबसे पहला सवाल तो दिमाग में यही आता है कि हमने इस चश्मे को 11 साल तक क्यों पहने रखा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है ना? मतलब 2011-12 के आधार वर्ष को कूड़ेदान में डालने की नौबत क्यों आई? मुझे लगता है इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छुपा है। वो कैसे? अगर हम 2011-12 के भारत की कल्पना करें, तो उस समय न तो हर नुक्कड़ पर यूपीआई के क्यूआर कोड थे, बिल्कुल नहीं थे। ना ही वो गिग इकोनॉमी थी जहां लोग ऐप के जरिए कैब बुक कर रहे हैं या खाना मंगा रहे हैं। सही बात है। और न ही आज की तरह ई कॉमर्स का इतना बड़ा जाल था। हाँ, मतलब अर्थव्यवस्था का ढांचा ही बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। तो उस समय के पैमानों से आज के इलेक्ट्रिक वाहनों या डिजिटल पेमेंट्स के बाजार को नापना तो वही बात हो गई कि हम पुराने कीपैड वाले फोन में आज के हेवी सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वही। मतलब सिस्टम का क्रैश होना या गलत नतीजे देना तो तय था। ये तुलना बहुत सटीक है। इसी कारण से जीडीपी को मापने के लिए एक ऐसे रेफरेंस पॉइंट या आधार वर्ष की जरूरत होती है जो आज के ढांचे को सही से दिखाए। तो ये आधार वर्ष असल में काम कैसे करता है? देखिए, आधार वर्ष असल में वो साल होता है जहां हम चीजों की कीमतों और अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे को एक जगह फिक्स कर देते हैं। अच्छा, मतलब कीमतें वहां लॉक हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसके आधार पर हम रियल जीडीपी निकालते हैं। रियल जीडीपी यानी महंगाई का असर हटाकर? एकदम सही। महंगाई का असर हटाकर जो असल उत्पादन का पता चलता है वो रियल जीडीपी होती है। तो आधार वर्ष तो एक फिक्स पॉइंट हो गया, लेकिन हम तो आज के समय की तुलना कर रहे हैं ना? हाँ। तो जाहिर है हमें एक वर्तमान वर्ष या करंट ईयर भी चाहिए होगा जहां हम आज की चालू कीमतों को देखते हैं। बिल्कुल चाहिए होगा, और इसी चालू कीमत से हमें नॉमिनल जीडीपी का आंकड़ा मिलता है। समझ गया। लेकिन आज के हमारे स्रोतों में एक और बहुत ही दिलचस्प बात है। क्या? जब सरकार को नया आधार वर्ष चुनना ही था, हाँ, तो उन्होंने 2022-23 को ही क्यों चुना? मतलब 2020, 21 या 18 को क्यों नहीं चुना? ये बहुत ही अहम सवाल है, और हमारे स्रोतों में इसका बहुत तार्किक कारण दिया गया है। क्या कारण है? 2022-23 को इसलिए चुना गया क्योंकि ये कोविड महामारी के बाद का पहला ऐसा साल था जिसे हम सामान्य वर्ष कह सकते हैं। पोस्ट कोविड नॉर्मल ईयर। हाँ,
अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो 2019 से लेकर 21 तक का जो समय था, वो तो लॉकडाउन का समय था। बिल्कुल, लॉकडाउन, टूटी हुई सप्लाई चेन, बंद कारखाने, मतलब उन वर्षों के आंकड़े पूरी तरह से असामान्य थे। हाँ, वो तो तबाही वाले साल थे। उन्हें आधार बनाना तो मतलब एक बड़ी सांख्यिकीय गलती होती। एकदम सही। अच्छा, और अगर हम 2021-22 की बात करें, उस साल तो रिकवरी हुई थी ना? रिकवरी तो हुई थी, लेकिन उसमें बेस इफेक्ट का प्रभाव बहुत ज्यादा था। बेस इफेक्ट मतलब पिछले साल चीजें इतनी ज्यादा गिर गई थी कि अगले साल की ग्रोथ आर्टिफिशियली बहुत बड़ी दिख रही थी। समझ गया, तो वो भी एक सही तस्वीर नहीं थी। बिल्कुल। और अगर हम उससे भी थोड़ा पीछे जाएं, यानी 2017-18 की तरफ, तब तो देश में नया जीएसटी लागू हुआ था। हाँ, और उसकी वजह से पूरे कारोबारी जगत और डेटा में बहुत ज्यादा अस्थिरता थी। तो सब कुछ मिलाकर 2022-23 ही वो साल साबित हुआ जहां अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आई और स्थिर हुई। और सबसे बड़ी बात, इस साल के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सर्वेक्षणों का डेटा सरकार के पास पूरी तरह से उपलब्ध था। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि 2022-23 एक स्थिर वर्ष था। अब आते हैं गणना के तरीके पर। कार्यप्रणाली। हाँ, हमारे स्रोतों में एक शब्द बार बार आ रहा है, डबल डिफ्लेशन तकनीक। अरे हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। और इसके साथ SNA 2008 के वैश्विक मानक। मतलब अर्थशास्त्र की किताबी भाषा में तो ये बहुत भारी भरकम लगता है। हाँ, वो तो है। लेकिन जमीन पर काम कर रहे एक आम कारोबारी के लिए इसका क्या मतलब है? असल में क्या बदल रहा है? इसे समझने के लिए हमें पुरानी सिंगल डिफ्लेशन तकनीक की खामियों को देखना होगा। चलिए इसे एक बेकरी के उदाहरण से समझते हैं। अच्छा, बेकरी, ठीक है। हाँ, मान लीजिए एक बेकरी ब्रेड बनाती है। पुरानी तकनीक में सरकार महंगाई का अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ ये देखती थी कि तैयार ब्रेड की कीमत कितनी बढ़ी है। मतलब सिर्फ आउटपुट की कीमत? हाँ, सिर्फ आउटपुट। लेकिन वो ब्रेड बनाने के लिए बेकरी वाले ने जो आटा, चीनी या बिजली इस्तेमाल की, जो उसका इनपुट है, बिल्कुल, उसकी कीमत में भी तो उतार चढ़ाव आया होगा ना। हाँ, वो तो है। तो डबल डिफ्लेशन तकनीक में क्या होता है कि उत्पादन और कच्चे माल दोनों स्तरों पर महंगाई को अलग अलग एडजस्ट किया जाता है। अच्छा, तो मतलब अगर ब्रेड के दाम 20% बढ़े, लेकिन गेहूं और बिजली के दाम 30% बढ़ गए हों, तो पुरानी तकनीक तो सिर्फ 20% का फायदा दिखाती। लेकिन असल में तो बेकरी वाले का मुनाफा या कह लें वैल्यू एडिशन वो कम हो गया है। एकदम सही पकड़े आप। नई तकनीक इन दोनों तरफ की महंगाई को घटाकर असल शुद्ध मूल्य या रियल ग्रोथ को सामने लाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक तरीका है ना? खासकर कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस डबल डिफ्लेशन से जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट मिलती है वो असलियत के बहुत करीब होती है। और वो SNA 2008 मानक क्या है? उन मानकों को अपनाने से एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D जैसी चीजों को अब खर्च नहीं बल्कि निवेश माना जाता है। ओह, ये तो एक आधुनिक अर्थव्यवस्था की सही पहचान है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई गणना के नए तरीके की बात। लेकिन जो कच्चा माल है, मेरा मतलब है जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, उसमें नया क्या है? स्रोतों में लिखा है कि पुरानी श्रृंखला में बहुत सारे प्रॉक्सीज का इस्तेमाल होता था। ये क्या होता है? देखिए, ये नई श्रृंखला की सबसे बड़ी क्रांति है। पहले क्या होता था कि जब हमारे पास असंगठित क्षेत्र का सीधा डेटा नहीं होता था, तो हम मान लेते थे कि अगर बड़े कारखाने बढ़ रहे हैं तो छोटी वर्कशॉप भी उसी रफ्तार से बढ़ रहे होंगे। अच्छा, मतलब बस एक अंदाजा लगा लेते थे। हाँ, इसी को प्रॉक्सी कहते हैं। लेकिन अब नई जीडीपी श्रृंखला में रियल टाइम डेटा का एक बहुत विशाल नेटवर्क शामिल किया गया है। रियल टाइम डेटा जैसे क्या? जैसे जीएसटी नेटवर्क का डेटा, हाँ, ई-वे बिल और जीएसटी रिटर्न से अब सप्लाई चेन की बहुत स्पष्ट जानकारी मिलती है। इसके अलावा ई-वाहन पोर्टल से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का सीधा डेटा मिल रहा है। यूपीआई का भारी भरकम डेटाबेस है। और सबसे अहम MCA 21 और असूज जैसे नए स्रोत हैं। रुकावट के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन हाँ, बताइए। ये MCA 21 और असूज क्या है? मतलब इनका नाम तो किसी सीक्रेट सरकारी मिशन जैसा लग रहा है। हाँ, नाम थोड़े अजीब है। MCA 21 असल में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का डिजिटल डेटाबेस है। अच्छा। पहले कॉर्पोरेट जगत की कमाई का अंदाजा लगाने के लिए कुछ चुनिंदा कंपनीज के सैंपल का इस्तेमाल होता था। फिर से वही अंदाजे वाला काम। बिल्कुल। लेकिन अब MCA 21 के जरिए
लगभग हर रजिस्टर्ड कंपनी की बैलेंस शीट और वित्तीय नतीजे सीधे और वो भी रियल टाइम में सरकार के सिस्टम में दर्ज होते हैं। ओह, मतलब फॉर्मल सेक्टर का डेटा तो अब बेहद सटीक हो गया होगा। एकदम सटीक। और ये असूस क्या है? असूस का फुल फॉर्म है एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस। बाप रे, काफी लंबा नाम है। हाँ, लेकिन इसका काम बहुत जरूरी है। ये उन लाखों छोटे रेहड़ी पटरी वालों, घरों में काम करने वाले लोगों और बिना रजिस्ट्रेशन वाले व्यवसायों का सर्वेक्षण है, जो अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल, लेकिन पहले ये आंकड़ों में कहीं छिप जाते थे। अब इसके साथ PLFS यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का डेटा भी जोड़ दिया गया है। तो इसका सीधा मतलब तो यही हुआ ना कि जो अर्थव्यवस्था पहले केवल बड़े कारखानों और कॉर्पोरेट दफ्तरों के चश्मे से देखी जाती थी, अब उसमें नुक्कड़ की चाय की दुकान से लेके छोटे दर्जी तक की गतिविधि का सीधा डेटा शामिल हो रहा है। एकदम सही। और यही कारण है कि अर्थव्यवस्था की संरचना अब अधिक यथार्थवादी दिखने लगी है। मतलब अब हम हवा में तीर नहीं चला रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम सीधे स्रोत से जानकारी ले रहे हैं। ये सब सुनने में तो बहुत ही आधुनिक, पारदर्शी और सटीक लगता है भी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब नापने का तरीका इतना सटीक हो गया है तो नतीजे इतने विरोधाभासी क्यों हैं? आप उसी विरोधाभास की बात कर रहे हैं ना, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। हाँ, इसी ने तो सबसे ज्यादा झोंकाया है। हमारे स्रोतों के अनुसार अगर हम वित्तीय वर्ष 2026 के लिए वास्तविक GDP यानी रियल GDP की विकास दर देखें तो वो पुराने अनुमानों से काफी बेहतर दिख रही है। वो 7.6% 7.6% पर आ गई है, जो कि एक बहुत तेज रफ्तार है। बहुत तेज। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। बिल्कुल, और वही पहलू लोगों का दिमाग चकरा रहा है। हाँ, रफ्तार तो तेज है, लेकिन नाममात्र GDP या नॉमिनल GDP का जो कुल आकार है वो बढ़ने के बजाय वास्तव में 3 से 4% घट गया है। मतलब पुराने अनुमान के हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था का कुल आकार लगभग 357 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए था। हाँ, पुराने बेस ईयर के हिसाब से। लेकिन नए अनुमान के मुताबिक ये घटकर 345 लाख करोड़ रुपए रह गया है। तो ये कैसे संभव है कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही हो लेकिन उसका कुल आकार सिकुड़ जाए? देखिए, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये कोई जादू नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में इस बात का सबूत है कि पुराना डेटा कितना भ्रामक हो सकता है। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में ओवर एस्टिमेशन या अति आकलन कहते हैं। ओवर एस्टिमेशन मतलब हमने खुद ही उसे बड़ा मान लिया था? बिल्कुल। पुराने आधार वर्ष में क्योंकि हमारे पास सटीक डेटा नहीं था और हम प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमने अपनी अर्थव्यवस्था के आकार को जरूरत से ज्यादा बड़ा मान लिया था। ये एक गुब्बारे में जरूरत से ज्यादा हवा भरने जैसा था। तो मतलब हमने अनजाने में अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ा चढ़ाकर आंक लिया था। हाँ। और जब नए चश्मे और नए डेटा से असलियत सामने आई तो वो गुब्बारा फूट गया। यह कह सकते हैं हवा निकल गई, आकार छोटा निकला। लेकिन क्योंकि हम अब डबल डिफ्लेशन जैसी बेहतर तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो महंगाई को बहुत सटीक तरीके से दोनों तरफ से एडजस्ट करती हैं, इसलिए उसकी कार्यक्षमता या विकास दर ज्यादा तेज निकली। ये एकदम सही निष्कर्ष है आपका। मतलब इंजन पावरफुल है और तेजी से काम कर रहा है। लेकिन गाड़ी का ढांचा हमारी पिछली सोच से थोड़ा छोटा है। बिल्कुल। और इसका एक सीधा और बहुत बड़ा असर हमारी प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम पर पड़ेगा। वो कैसे? गणित बहुत सीधा है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देश की कुल GDP को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। एकदम सही। अब चूंकि जनसंख्या का आंकड़ा तो वही है, लेकिन कुल GDP जो कि ऊपर का नंबर है वो 3 से 4% छोटी हो गई है। ओह, तो भाग देने के बाद जो प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा निकल कर आएगा वो भी पहले के अनुमानों की तुलना में 3 से 4% कम दिखेगा। ये तो मतलब एक बहुत ही गंभीर बिंदु है ना? कागजों पर एक सांख्यिकी सुधार का सीधा असर इस बात पर पड़ रहा है कि औसत नागरिक की आय कितनी दिख रही है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, स्रोतों में ये भी जिक्र है कि अर्थव्यवस्था की बनावट या सेक्टोरल स्ट्रक्चर में भी बदलाव आया है। अच्छा, किस तरह का बदलाव? पुराने बेस ईयर में ये माना जाता था कि हमारी अर्थव्यवस्था में सेवाओं यानी सर्विस सेक्टर का दबदबा बहुत ज्यादा है। लेकिन नई श्रृंखला में कृषि और उद्योग, विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग, उसका हिस्सा थोड़ा बढ़ गया है और सेवाओं का हिस्सा कम हुआ है। हाँ, थोड़ा सा कम हुआ है। ऐसा क्यों? इसका मुख्य कारण वही नए डेटा स्रोत है, जैसे एसूस
जिसने असंगठित क्षेत्र की कृषि और छोटी मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को अब बहुत बेहतर तरीके से पकड़ना शुरू कर दिया है। समझ गया। लेकिन देखिए, हर नया बदलाव अपने साथ कुछ खामियां और आलोचनाएं भी लाता है। वो तो है। आंकड़ों का कोई भी इतना बड़ा बदलाव मतलब कभी बिना विवाद के तो होता नहीं। बिल्कुल नहीं। तो अगर जीडीपी का आकार सच में घट गया है और नापने के तरीके बदल गए हैं, तो अर्थशास्त्रियों का इस पर क्या रुख है? इस तस्वीर के दूसरे पहलू को पूरी निष्पक्षता के साथ देखना बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं स्रोत? स्रोतों में कई अर्थशास्त्रियों के स्पष्ट आलोचनाओं का जिक्र है। उदाहरण के लिए अरुण कुमार और प्रणब सेन जैसे वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि तमाम नए डेटा के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र को अभी भी बढ़ा चढ़ाकर आंका जा रहा है। मतलब उन्हें लगता है कि फॉर्मल सेक्टर के डेटा के आधार पर इनफॉर्मल सेक्टर का अंदाजा लगाने की जो पुरानी बीमारी थी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अच्छा, तो उनका तर्क क्या है? उनका तर्क ये है कि बड़े कॉर्पोरेट्स का मुनाफा तो बढ़ रहा है, लेकिन जमीन पर छोटे व्यापारियों और असंगठित मजदूरों की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी इन नए आंकड़ों में दिखाई जा रही है। ये तो एक बहुत बड़ी चिंता है। ये श्रृंखला थी ना? हाँ। उस पर भी कई संदेह जताए गए थे। अच्छा, उस समय क्या हुआ था? शुरुआत में उस श्रृंखला में भी MCA 21 का डेटा इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें कई शेल कंपनियां या निष्क्रिय कंपनियां भी शामिल थीं। ओह, जिसे डेटा की विश्वसनीयता पर सवाल उठे होंगे। बिल्कुल। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पहले भारत के GDP डेटा को विश्वसनीयता के मामले में C ग्रेड दिया था। बाप रे, ये तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए मतलब एक बहुत ही चिंताजनक रिपोर्ट कार्ड है। हाँ, हालांकि नई श्रृंखला SNA 2008 मानकों का पालन करती है, जिससे सुधार की उम्मीद है। लेकिन आलोचकों के संदेह पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। समझ सकता हूँ, लेकिन स्रोतों में एक और बहुत बड़ा गणितीय मुद्दा सामने आया है, जिसे डिनोमिनेटर इफेक्ट कहा गया है। ओह हाँ, डिनोमिनेटर इफेक्ट। ये क्या है और ये पूरी अर्थव्यवस्था के राजकोषीय गणित को कैसे बिगाड़ रहा है? इसे एक बहुत ही सरल संख्यात्मक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए किसी देश पर 100 रुपए का कर्ज है और उसकी GDP का आकार 200 रुपए है, तो कर्ज से GDP अनुपात कितना हुआ? 50%। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि नया नाप कहता है कि GDP 200 रुपए नहीं बल्कि सिर्फ 180 रुपए है। अच्छा, तो GDP छोटी हो गई। हाँ, लेकिन कर्ज तो अभी भी 100 रुपए ही है ना? हाँ, वो तो 100 ही रहेगा। तो अब वो 100 रुपए 180 का 55% से ज्यादा हो गया। यही डिनोमिनेटर इफेक्ट है। नीचे का नंबर छोटा हुआ तो पूरा अनुपात बड़ा दिखने लगा। ये तो बहुत बड़ा उलटफेर है। इसका मतलब है कि सरकार ने असल में कोई नया कर्ज नहीं लिया है। नहीं लिया है। ना ही हकीकत में राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है। बिल्कुल नहीं बढ़ा है। लेकिन सिर्फ GDP का नंबर यानी डिनोमिनेटर उसके छोटा हो जाने की वजह से राजकोषीय घाटा और देश का कुल कर्ज कागजों पर अचानक बड़ा और खतरनाक दिखने लगेगा। एकदम सही समझे आप। और आपको पता है ना, वैश्विक रेटिंग एजेंसियां इन्हीं अनुपातों पर बहुत बारीकी से नजर रखती हैं। हाँ बिल्कुल। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मतलब ये बिगड़ा हुआ अनुपात तो निवेश की धारणा को खराब कर सकता है। कर सकता है। इसके साथ ही इसका एक सीधा असर उस महत्वाकांक्षी $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य पर भी पड़ेगा। वो कैसे? अरे जब GDP का आकार ही कम हो गया है तो उस $5 ट्रिलियन के जादुई आंकड़े तक पहुंचने में गणितीय कारणों से ही सही कुछ समय की देरी होना तो स्वाभाविक है ना। हाँ, ये बात तो है। नंबर छोटा हो गया तो मंजिल थोड़ी दूर हो गई। बिल्कुल। और एक आखिरी तकनीकी समस्या जिसका जिक्र स्रोतों में प्रमुखता से है, वो है बैक सीरीज का ना होना। ये एक बहुत बड़ी सिरदर्द है। ये बैक सीरीज क्या होती है? मतलब जब आप 2022-23 का नया आधार वर्ष और नया फॉर्मूला लागू करते हैं तो पिछले 10-15 सालों के डेटा को भी तो इसी नए फॉर्मूले के हिसाब से दोबारा कैलकुलेट करके जारी करना चाहिए ना? बिल्कुल करना चाहिए, और इसी को बैक सीरीज कहते हैं। तो अगर ये नहीं है तो हम आज के 2026 के आंकड़ों की तुलना 2015 या 18 के आंकड़ों से कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते,
ये तो मतलब सेब की तुलना संतरे से करने जैसा हो गया। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी खाई है जिसे भरना सांख्यिकी मंत्रालय के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ऐतिहासिक तुलना के बिना आर्थिक रुझानों को समझना लगभग असंभव हो जाता है। सही बात है। तो अब तक के इन तमाम स्रोतों और विश्लेषणों को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि ये विषय सिर्फ मतलब विश्वविद्यालयों में बैठे अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये नया आधार वर्ष नीति निर्माताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अपनी ब्याज दरें तय करता है, या जब विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाने की सोचते हैं, तो वे इन्हीं आंकड़ों पर भरोसा करते हैं। और ये नई श्रृंखला विकसित भारत की दिशा में अर्थव्यवस्था की एक अधिक पारदर्शी और आधुनिक तस्वीर पेश करने का प्रयास भी है, जो आज के डिजिटल ढांचे को बेहतर ढंग से समेटती है। लेकिन जैसा कि स्रोतों की आलोचनाओं से भी साफ होता है कि आंकड़े कागजों पर कितने भी चमकदार क्यों ना हों, उनका जमीनी हकीकत से मेल खाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। अगर नई कार्यप्रणाली के तहत रियल जीडीपी 7.6% से बढ़ रही है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उसी रफ्तार से बाजार में रोजगार पैदा हो रहे हैं? बिल्कुल। क्या आम इंसान की खपत बढ़ रही है? क्योंकि असली अर्थव्यवस्था सरकारी फाइलों में नहीं बल्कि बाजारों में और लोगों की जेबों में धड़कती है। क्या बात कही आपने। और इस पूरी चर्चा को अगर हम एक बहुत बड़े परिदृश्य में देखें ना, तो एक गहरा विचार सामने आता है। वो क्या? हमने देखा कि 2011-12 का आधार पुराना हो गया था, इसलिए हमें नया डेटा और नया चश्मा लाना पड़ा। बिल्कुल। तो मतलब हर 10 या 15 साल में हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मापने का पूरा ढांचा ही बदलना पड़ता है, ताकि हम नई वास्तविकता को पकड़ सकें। सही बात है। तो सवाल ये उठता है कि क्या जीडीपी नाम का कोई एक सर्वव्यापी अटल सत्य कभी मौजूद होता भी है? ये तो सच में मतलब सोचने पे मजबूर करने वाला विचार है ना? क्या हम अपनी अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर देख रहे हैं, या सिर्फ वही तस्वीर देख रहे हैं जो उस विशेष समय का हमारा मापने का तरीका हमें दिखा रहा है? बिल्कुल। क्या विकास दर सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि हमने अपनी आंखों पर सांख्यिकी का कौन सा चश्मा पहना हुआ है? इसी उलझे हुए लेकिन बेहद अहम सवाल के साथ हम स्रोतों पर आधारित आज की इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है। बिल्कुल। तो मिलते हैं अगली चर्चा में। सपने हैं लहरे, मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर।